हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं कुमार सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आदिश्री क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। हम आज 5 कंसेप्ट को आपके सामने रखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्लस उसके थ्योरेटिकल पार्ट को डिटेल करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आईआईटी मेंस में पूछे गए हैं और इनके रिजल्ट अपकमिंग नीट के पेपर में और जेई के मेन के पेपर में याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सारे कंसेप्ट को प्रॉपर ढंग से सुने और इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। चलिए हम अपना तैयारी को बूस्ट करते हैं। दोस्तों, टॉपिक है अपना इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा इक्विवेलेंट से, इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल सर्किट में जोड़ के उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना सीखे हैं। अगर हमें जो दो रजिस्टर ऐड किया गया है, जोड़ा गया है सीरीज में या पैरेलल में, और उन रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जाए, तब हम उसका रिजल्ट क्या बताएंगे। तो पहली बात कि आपको इस रिजल्ट को याद रखना है, तो आपको ध्यान रखना है चाहे सीरीज में जोड़ा हो या पैरेलल में जोड़ा हो दो रेजिस्टेंस, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम ही होता है। और कितना होता है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2। और ये सीरीज में रहेगा तो इतना बोलेंगे, और पैरेलल में रहेगा तो भी इतना ही बोलेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अपना आंसर तो यही है। अब क्वेश्चन को रीड करिए और देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यह भी क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा हुआ है, तो हम पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसके ईयर को देखेंगे। बोला गया है टू कंडक्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री C, but their temperature coefficient of resistance are alpha 1 and alpha 2। हमें क्या बोला गया कि at T इक्वल टू 0 डिग्री C, इस पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, दो। इसका मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 ले लेता हूं और दूसरा क्या R2। लेकिन इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है अल्फा 1 और इसका अल्फा 2, और हमें बोला गया कि R1 भी और R2 दोनों आपस में इक्वल है, तो हम R1 को भी R मान लेते हैं, R2 को भी R मान लेते हैं, या हम डायरेक्ट R ही लेके रिजल्ट का काम कर सकते थे। अब बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा। आप देखोगे एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इन टू इन कनेक्ट कर दिया। अपना ये टर्मिनल ए मान लेते हैं और ये टर्मिनल बी है, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1, इसका अल्फा 2, सीरीज कनेक्शन में। और अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को लेके पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाए, ये अपना टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, तो ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2 दोनों को कनेक्ट कर दिए। तो अगर सीरीज में होगा तो भी हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे डिफाइन करते हैं, वैसे ही इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी डिफाइन करेंगे। इसका मतलब इन दोनों को हटाकर एक रजिस्टर ला सकते हैं, और अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए तो यहाँ पे R है, ये भी R है, दोनों सेम वैल्यू है, तो इक्विवेलेंट में क्या होता है, दोनों का ऐड हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 2R। और अगर यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे भी हम बता सकते हैं, ये A टर्मिनल है और ये B है, यहाँ पे क्या होगा, A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस लाएंगे और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर यह R है और यह भी R है, तो हमें पता है कि इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में ऐड होते हैं तो एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखिए और जितने उनकी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R/2। अब यहाँ पे इतना हमें रिजल्ट पहले से कंफर्म है
ये कब का बात बोला गया है? 0 डिग्री सी पे। अब हमें अल्फा इक्विवेलेंट देखना है। तो अल्फा निकालने के लिए हमें पता है कि रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस केस में अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो हमने इस कंसेप्ट का यूज किया और हमने जो टेम्परेचर था T इक्वल टू 0 डिग्री सी, इससे T इक्वल टू T तक इंक्रीज कर दिया। अब यहां से हम डेल्टा T आराम से डिफाइन कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर T और इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सी। नहीं होगा ना? डेल्टा T। तो अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। अब T इक्वल टू T टेम्परेचर पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू R था, ये अब कुछ R1 हो जाएगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R था, इसका भी वैल्यू कुछ R2 हो जाएगा। R1 और R2 अलग अलग मान लेते हैं। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा R था, अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये बदल जाएगा, ये भी हो जाएगा अपना R1 और ये भी हो जाएगा अपना R2। सीरीज में हो या पैरेलल में, हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि आपको कंपैरिजन करने में और इसके रिजल्ट को मेमोराइज करने में या अंडरस्टूड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसे आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। अब देखिए, अगर कोई मुझे बोलेगा R1 लिखिए तो मैं इजीली लिख सकता हूँ। क्या होता है? R इक्वल टू R0। R0 क्या होता है? जो T इक्वल टू 0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस होता है, और वो कितना है? R है। तो हम लिखेंगे R इंटू 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे क्या है? अल्फा 1। अल्फा 1 या अल्फा 2 हमने जब रिजल्ट आपको बताया था उस समय भी आपको क्लियर किया था कि 0 डिग्री सी पे ही डिफाइन होता है। तो हमने अल्फा 1 जो 0 डिग्री सी पे डिफाइन है इसे लिखा, और यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा T जो टेम्परेचर अपना राइज हुआ है। वैसे ही R2 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? R0 मतलब जो इनिशियल T इक्वल टू 0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये R1 का जो वैल्यू हमें मिला वही यहाँ भी होगा, जो R2 का वैल्यू मिला वही यहाँ भी होगा। तो मैं यहाँ पे आपको लिख नहीं रहा हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि T इक्वल टू T टेम्परेचर पे अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं तो इस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप बोलोगे R इक्विवेलेंट कितना होगा? तो आप बोलोगे R इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2 होगा ना। वैसे ही अगर इन दोनों को T इक्वल टू T टेम्परेचर पे पूछा जाए, अब बताइए अगर इन दोनों को A और B टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग हमने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है, तब कितना होगा अपना R इक्विवेलेंट? तो हम 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है ना। लेकिन अपना काम क्या है? इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना। तो इन दोनों का क्या इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं कि इन दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इक्विवेलेंट है ना। वैसे ही अगर हमें पैरेलल में काम करना होगा तो इनका इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा? तो हम यहाँ भी मान लेते हैं अल्फा इक्विवेलेंट। अब हम यहाँ से आपको सेपरेट कैलकुलेट करके दिखाते हैं और इस रिजल्ट को सेपरेट कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अब हम लोग केवल इस रिजल्ट की बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम लोग R इक्विवेलेंट निकालने चलेंगे R1 प्लस R2, तो चलिए यहां से हम लोग R1 को क्या लिख सकते हैं? ऑलरेडी हमारे सामने रिजल्ट है। क्या लिखेंगे? R इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T, और R2 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? R
इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? एकदम प्यार से समझा रहे हैं, प्यार से समझिए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमें देखना है कि 0 डिग्री सी पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, 2R, और हम टेम्परेचर जब बढ़ा दिए तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट, जिसे हम दिखा रहे हैं। तो अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जो 0 डिग्री टेम्परेचर पे है 2R इंटू 1 प्लस अल्फा, जो यहाँ पे इक्विवेलेंट अपन पता करना है, और ये डेल्टा टी, है ना। एकदम आपको समझ में आना चाहिए कि यह 2R क्या है, T इक्वल टू 0 डिग्री सी पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो जब हम T इक्वल टू टी पे लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, आर टी इक्वल टू आर टी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यह रिजल्ट कराया गया है। तो आर टी नॉट मतलब T इक्वल टू 0 डिग्री सी पे जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू, तो कितना है 2R इंटू 1 प्लस जो हमारा टेम्परेचर बढ़ने के बाद अल्फा इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, उसे लिखा अल्फा इक्विवेलेंट इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। अब आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास, हम इस स्पेस का यूटिलाइजेशन करते हैं, कितना हो जाएगा जी, हमारे पास देखिए इधर भी R है, इधर भी R है, और कॉमन ले लिया और यहाँ R से कैंसिल कर दिया, क्या बच गया, 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू, उधर देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा 2, सेकंड के लिए लिख रहे थे तो अल्फा 2 डेल्टा टी। तो यहाँ से हम ले लेते हैं डेल्टा टी कॉमन, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 1, सॉरी, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या दिखेगा हमें, 2 प्लस 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। क्लियर है? अब देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा टी इधर से, डेल्टा टी इधर से कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से आप इजीली बता सकते हैं अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर दो रेजिस्टेंस का करते हैं तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 आपको मिलेगा। यह रिजल्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप आराम से इसे देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग इस रिजल्ट तक आ चुके थे, अब इसके आगे काम करना है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखना है। सेम कैसे लिखेंगे, आर टी नॉट मतलब टी इक्वल टू 0 टेम्परेचर पे जब ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R बाई 2। लिखेंगे R बाई 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रखा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और ये क्या हो गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, R1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, R इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस, अगर R2 का लिखना है तो क्या लिखेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है, नीचे लिख लेते हैं 1 अपॉन कितना हो जाएगा, R इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 ऊपर गया,
2 अपॉन r इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू, उधर क्या लिखेंगे 1 अपॉन r कॉमन है तो कम बाहर ले लेते हैं सारे टर्म से, तो इसको 1 अपॉन r लिख दिया, इधर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, यहां पे ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, है ना। अब इस r को इस r से कैंसिल कर दिया, इधर सिंपल 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा कितना 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब जब यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आया इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा और यह टर्म बचेगा, तो इसको लिखते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस फिर इस एलसीएम में इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म गायब, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग जो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपना बचेगा, तो यही मिलेगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। यहां से हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 इंटू पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 1 1 प्लस 1 से इसको करिएगा तो अल्फा 2 डेल्टा टी, फिर इस टर्म से इसको करिए 1 से करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा अल्फा 1 डेल्टा टी, जब आगे इससे करेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर, अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर करते हैं तो 1 प्लस 1 कितना है 2 प्लस, यहाँ पे देखिए डेल्टा टी यहाँ भी कॉमन है, डेल्टा टी इसमें भी कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी कॉमन आ गया अपना, ओके। और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी से। एक बात आप पहले से जानते हैं, अभी केवल मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, अल्फा का वैल्यू किसके रेंज में होता है 10 टू द पावर -4 या 10 टू द पावर -5 -6 के रेंज में होता है। ऑन एन एवरेज हम 10 टू द पावर -4 के रेंज लेके चलते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू फॉर अ कंडक्टर 10 टू द पावर -4 के रेंज में होता है। अगर ऐसा होता है तो आप बताइए, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -4, एक अप्रोक्स डाटा की बात कर रहे हैं, 10 टू द पावर ऑफ -8 और उससे भी ज्यादा, यह वैल्यू बहुत कम है, इस केस में हम इसे निगलेक्ट कर देंगे। तो जहां भी अल्फा का मल्टीपल आएगा हमें यह ध्यान रखना है कि उसका वैल्यू इतना कम हो जाएगा कि अगर उसे अपने कैलकुलेशन से निगलेक्ट कर देते हैं तो भी हमारे रिजल्ट पे ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। आगे देखिए, हमारे पास इधर स्पेस है, हम इसका यूटिलाइज कर लेते हैं। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 2 प्लस यहाँ पे करेंगे 2 और अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, हमारा क्या है कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया यहां से डेल्टा टी को। आगे चलिए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या 1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा, तो 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी एज इट इज लिखा। अब अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी से इधर मल्टीप्लाई करिए, जब 2 से करिएगा तो 2 इंटू अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी प्लस, अगले बार करिएगा तो देखिए क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, फिर वही बात 2 टर्म आगे अल्फा के
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू बहुत कम होगा, हम आराम से इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, हमने इसे निग्लेक्ट कर दिया। रिमेनिंग क्या बचा, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, इससे कैंसिल कर दिए। करने के बाद जो टर्म बचेगा उसको देखिए 2 इंटू α1 प्लस α2 डेल्टा टी इधर बचा, इज इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा α1 प्लस α2 इंटू डेल्टा टी, तो हम इधर ला देते हैं इसको, तो ये माइनस में आ जाएगा α1 प्लस α2 डेल्टा टी, है ना। इस साइड क्या बच जाएगा जी, यहां बगल में लिखते हैं 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, है ना। अब देखिए ये दो टर्म है α1 प्लस α2 डेल्टा टी का, और ये यहाँ पे एक, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा α1 प्लस α2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। इस डेल्टा टी को इस डेल्टा टी से कैंसिल कर दीजिए। अगर इस कैंसिल कर देने के बाद क्या बचेगा, स्पेस की कमी है, यूटिलाइज कर लेता हूं मैं इस स्पेस को। तो हम लोग यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, α1 प्लस α2, α1 प्लस α2, और इस साइड देखिए 2 का मल्टीपल है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा अल्फा इक्विवेलेंट। देखिए जो दो रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू मिला, वही सेम हमें दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो उनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू मिला, दोनों क्या है सेम है। तो इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, नोट करिए। दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज एक्युमुलेशन एट द जंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट कंडक्टर्स। अब हमें जो चार्ज एक्युमुलेशन देखना है, अलग अलग कंडक्टर को अगर हम इंड टू इंड ज्वाइन करते हैं उस केस में, यहां पे हम पहले कंसेप्ट को आपको सामने रखते हैं, डील करते हैं, और कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते समय हर एक एक पॉइंट का रीजन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने दो कंडक्टर ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला कंडक्टर अपना 1 है, ये कंडक्टर 1 है, फर्स्ट कंडक्टर है, और मैं मान रहा हूं कि यह कंडक्टर कॉपर का बना हुआ है, और दूसरा ये कंडक्टर है, मैं मान रहा हूं कि सेकंड कंडक्टर आयरन का बना हुआ है, Fe, ये कॉपर का बना हुआ है और ये आयरन का बना हुआ है। अब जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो जो ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाता है, हम जिसे लिख रहे हैं QJ, चार्ज एक्युमुलेटेड एट द जंक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि सर चार्ज किस कंडीशन में एक्युमुलेट होगा, इसको पता करने के लिए हम करते क्या है कि इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल को या दोनों एंड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और इस बैटरी का हम पोटेंशियल भी मान रहे हैं। जैसे ही आप कॉपर और Fe जिसे आप इंड टू इंड ज्वाइन किए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग बैटरी अप्लाई करोगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा, और मैं उस करंट के वैल्यू को I मान रहा हूं। और हमें पता है जब कंडक्टर को इंड टू इंड जोड़ा जाता है तो हम बोलते हैं कि यह कंडक्टर का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है,
और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का फ्लो दोनों कंडक्टर के थ्रू सेम रहता है। इसका मतलब इसमें भी करंट आई जाएगा और इसमें भी करंट आई फ्लो करेगा, पहली बात। तो जब तक इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करता है तब तक इस जंक्शन पॉइंट पे चार्ज का एक्युमुलेशन रहता है। पहला बात क्लियर है। कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, इस कंडक्टर से होते हुए ज्वाइनिंग पॉइंट पे उतने टाइम तक चार्ज का एक्युमुलेशन बना रहेगा। यहां पे अब हमें पता करना है कि इस चार्ज के एक्युमुलेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा और कैरेक्टर कैसा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए, और निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए। अब चलिए हम इन सारे कंसेप्ट को पता करने के लिए हम बेसिक कॉज पे जाते हैं। हमें यह पता है कि अगर आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है दोनों कंडक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया होगा। लेकिन आप सोचिए, क्या कॉपर और जो आयरन है इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग सेमी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या डिफरेंट होगा? तो मैं बोलता हूं कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। अब आया बात क्यों, तो आप हमें बताइए, जो कॉपर मटेरियल है इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी आयरन मटेरियल से, ये तो हमें कंफर्म है। तो मैं इसका रेजिस्टिविटी मान लेता हूं कि जो कॉपर है इसका ρ1 है और दूसरा जो आयरन है इसका रेजिस्टिविटी मैं मान लेता हूं ρ2 है। अब एक और हम गेस कर सकते हैं इस मटेरियल को देख के कि सर जो कॉपर है इसकी रेजिस्टिविटी का वैल्यू कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसमें इजीली करंट फ्लो कर जाता है और रेजिस्टिविटी एक्चुअली में जो करंट के फ्लो में जो अपोजिशन ऑफर करता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी के थ्रू, और कॉपर में इजीली करंट का फ्लो होता है तो कॉपर के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टिविटी ρ1 है वो कम होगा इन कंपैरिजन विथ आयरन मटेरियल ρ2 के। अगर इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टिविटी अलग अलग है तो हम बोल सकते हैं बाय ओम्स लॉ क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इसे हम लोग लिख सकते हैं ρ J। हम पढ़े हुए हैं जहां पे J क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन होता है, करंट पर यूनिट एरिया। हमें पता है एंड टू एंड कनेक्शन में करंट दोनों कंडक्टर के थ्रू कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, और हमने जो दोनों कंडक्टर यूज किया है इन दोनों कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम मान रहे हैं सेम है, और कितना A, तो यह भी हमारा हो गया कांस्टेंट। तो करंट डेंसिटी क्या हो गया, ओवरऑल कांस्टेंट। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, और दोनों मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग है, एक का ρ1 है और दूसरे का ρ2 है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा, इधर E1 और इधर E2। और कोई रिलेशन पूछेगा E1 और E2 में क्या होगा, मैं इसमें मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसमें मान लिया E2। अब कोई रिलेशन पूछेगा E1 और E2 में तो मैं बोलूंगा कि E1 क्या होगा, कम होगा, E2 क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड। और रेजिस्टिविटी वाला रिलेशन हमें यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने एनालिसिस कर रखा है, तो हम इसके हेल्प से यहाँ पे बोल सकते हैं। क्लियर? अब
अगला बात, अगर सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दोनों डिफरेंट है, तो ऐसा क्यों, डिफर क्यों हुआ? इस बात को समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं बोलता हूं कि ये तो मुझे पता है कि दोनों कंडक्टर, चाहे अपना कॉपर हो या आयरन हो, दोनों के थ्रू सेम करंट आई जाएगा। और हमारा डिफाइन कैसे होता है करंट? चार्ज पर यूनिट टाइम। कैसे डिफाइन होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जो कॉपर है उसके थ्रू 10 कूलम चार्ज पास कर रहा है 1 सेकेंड में, तो आप बताइए आयरन के थ्रू 1 सेकेंड में ही 10 कूलम चार्ज पास करेगा? जो कंडीशन है और जो अपना थ्योरेटिकल डाटा है उसके हिसाब से तो करेगा ही, और करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यह कंडीशन कैसे कंप्लीट किया जाएगा, कैसे सेटिस्फाई करेगा। अब इसके लिए हम आते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर। दूसरा जो आयरन है Fe, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, या अपोजिशन ज्यादा क्रिएट करेगा? जब ज्यादा क्रिएट करेगा इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं सर, और इस क्रॉस सेक्शन से अगले क्रॉस सेक्शन तक 1 सेकेंड में आप बोल रहे हैं सर 10 इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है। आप पोटेंशियल इधर हायर है इधर लोअर है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ फ्लो करता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर से हायर की तरफ दिखा रहा हूं। क्लियर? तो इसमें भी 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करना चाहिए। तो सर यहाँ रेजिस्टिविटी कम है, तो मैं मान रहा हूं कि जब कॉपर के थ्रू 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो आयरन के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के चलते सेम टाइम में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा। ये तो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि रुकावट ज्यादा है। इस केस में गिवन टाइम में सेम चार्ज फ्लो करे, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो कि इस रेजिस्टिविटी को ओवरकम करे। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा पुश कैसे दिया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है बढ़ाने पे या बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बढ़ जाता है, F इक्वल टू Q इंटू ई से, Q इंटू ई से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यहाँ चार्ज की जगह पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुश बढ़ेगा। जब पुशिंग कैरेक्टर बढ़ेगी, उस कंडीशन में जो 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहा था, अब फ्लो कर जाएगा, है कि नहीं? तो एक्चुअली में यहाँ पे E2 का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का वैल्यू हाई हो जाता है। किस लिए? ताकि सेम टाइम में जितना कॉपर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, उतना ही इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में आयरन में भी फ्लो कर जाए। इसीलिए मैंने लिखा है कि चार्ज एक्यूमुलेशन जो होता है जंक्शन पॉइंट पे, उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रेजिस्टिविटी। आप देख रहे हैं रेजिस्टिविटी डिफरेंस होने के कारण ही ये टोटल रीजन आपके सामने आया। या आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी बोल सकते हैं, टू एडजस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफर कर रहे हैं स्ट्रेंथ वाइज, उसको एडजस्ट किया जा सके। क्लियर? अब अगला बात आया कि सर यह एडजस्टमेंट होता कैसे है? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए अगला पॉइंट। मैं बोल रहा हूं कि हमें यह पता है कि कोई हमारे पास कंडक्टर होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई बैटरी अप्लाई करते हैं, तो जो बैटरी के टर्मिनल से, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कंडक्टर का
इंड ऐड होता है, जुड़ा रहता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होता है, और जो यहाँ पे निगेटिव है वहां पे हम एज्यूम करते हैं कि निगेटिव चार्ज हो। सेम तरीके से ये निगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है बैटरी का, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही रहेगा। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा कपर सरफेस के ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, यह चार्ज का एक्युमुलेशन विद इन द मटेरियल नहीं होता है, मतलब वॉल्यूम के अंदर नहीं होता है, ये उसके सरफेस के ऊपर होता है। इसलिए हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, कभी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप नहीं बोलिएगा। तो हम यहाँ पे जो ये क्यूजे है इससे क्या डिफाइन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका स्ट्रेंथ लो है, इसका मतलब यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा उसका स्ट्रेंथ या उसका वैल्यू भी लो होगा, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तभी तो पॉजिटिव चार्ज से अवे द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू निगेटिव चार्ज की तुलना में ज्यादा होगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगा ना जब चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हमें पहले से ही पता है। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, तो ओवरऑल हम बताएंगे कि इस जंक्शन पे कौन सा कैरेक्टर होगा, पॉजिटिव चार्ज का। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन कब, कंडीशन क्या होगा, कब, जब अपना ρ1 कम है और ρ2 ज्यादा है। मतलब हुआ कि जंक्शन जो पॉइंट है वहां पे जो चार्ज का एक्युमुलेशन है Qj, ये पॉजिटिव होगा, मतलब चार्ज का एक्युमुलेशन पॉजिटिव होगा। ये तब होगा जब रेजिस्टिविटी जो है 1 का वो कम हो रेजिस्टिविटी 2 से, मतलब यहाँ कपर का रेजिस्टिविटी कम होता है किससे, आयरन से। क्लियर। अगर हम कुछ ऐसा मटेरियल यूज कर देते जिसमें यहाँ पे ρ1 का वैल्यू ज्यादा हो जाता ρ2 के तुलना में, अगर ऐसा हो जाए सर ρ1 का वैल्यू ज्यादा हो जाए ρ2 के तुलना में, मतलब इधर हम जोड़ देते Fe और इधर जोड़ देते कॉपर, उस केस में जंक्शन पे चार्ज का जो एक्युमुलेशन होगा Qj वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। आप समझ पा रहे हैं कैसे, अगर ρ1 ज्यादा है तो ये स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज जो एक्युमुलेट हो रहा था इसका वैल्यू हाई होगा, और ये इसका E2 का वैल्यू जब लो हो गया तो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू जो है वो कम पड़ जाएगा, और नेट हमें क्या मिलेगा, निगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो ये जो कंडीशन है इसे आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में अपना पॉजिटिव और निगेटिव कैरेक्टर डेवलप होंगे जंक्शन पॉइंट पे। क्लियर। ओके। अगली बात, सर कितना होगा। अब कितना होगा इसके लिए हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। हम क्या किए, हमारे पास जो ये कंडक्टर है इस कंडक्टर को हम ज्वाइन कर रहे हैं इंड टू इंड। ये अपना क्या था, कॉपर है, और ये अपना क्या है, आयरन है Fe। हमने इसे 1 माना था, इसे 2 माना था। इसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है, इसकी रेजिस्टिविटी ρ2 है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया यहाँ पे E1, और इसमें डेवलप हो गया E2, है ना। और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है A। अब हम करते क्या है, इस जंक्शन को इंक्लूड करते हुए हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं,
क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, जंक्शन पे हमें चार्ज भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से रिलेटेड रिलेशन की बात करें तो हमें गॉस लॉ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो हमने यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया और इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस लॉ को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ तो क्या होगा इसके हिसाब से, जो फ्लक्स आउट करेगा इस सरफेस से, मैं ले लेता हूं φ2, डायरेक्ट मैं लिखता हूं, जो फ्लक्स आउट करेगा कितना वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, माइनस जो फ्लक्स इन करेगा E1 इनटू सरफेस एरिया। यह किसके इक्वल होगा, चार्ज इनक्लोज। यहाँ पे हम कितना एज्यूम किए थे चार्ज इनक्लोज, मान रहे हैं QJ है, QJ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। और हम E2 को क्या लिख सकते हैं, ρ2 और J, यहां देखिए ओम्स लॉ से ρ2J इंटू A है, माइनस ये कितना हो जाएगा ρ1J इंटू A है। करंट डेंसिटी का वैल्यू तो दोनों कंडक्टर के लिए सेम है, इक्वल टू QJ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, QJ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हम ये ρ2 लिखे, करंट डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, माइनस ρ1 यहाँ पे करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया इज इक्वल टू QJ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह एरिया इस एरिया से कैंसिल, यह एरिया इस एरिया से कैंसिल। अब इसे सजा के लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, ρ2 माइनस ρ1 इनटू I, और इसको इधर ला देते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू QJ। अब यहां भी देख लीजिए, अगर ρ2 ज्यादा है ρ1 कम है तो वैल्यू आएगा पॉजिटिव, मतलब चार्ज का एक्युमुलेशन पॉजिटिव होगा। अगर ρ2 कम है ρ1 ज्यादा है तो यह वैल्यू हो जाएगा निगेटिव, तो चार्ज का एक्युमुलेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आई क्या है, करंट है, और हमने बोला है कि जब हम जैसे बैटरी अप्लाई करेंगे तो इसमें एसटीडी करंट फ्लो करेगी, जब तक एसटीडी करंट फ्लो करेगा तभी तक चार्ज का एक्युमुलेशन रहेगा भी, है ना। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख भी रहा है। अगली बात, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रिजल्ट को आपको मेमोराइज रखना है, और जो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, आपको मन करे तो नोट कर लीजिएगा और नहीं तो आप सुन लीजिए। देखिए, जो जंक्शन पॉइंट होता है यहाँ पे चार्ज का एक्युमुलेशन होता है, लेकिन जो कॉपर है और जो आयरन है इसमें करंट का वैल्यू कांस्टेंट है। इस कारण जो पर सेकेंड चार्ज यहां से इन करेगा, अगर इसको जंक्शन पकड़े तो जितना इन कर रहा है उतना ही आउट करेगा, तभी करंट का वैल्यू सेम रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि केसीएल यहाँ पे वैलिड होता है। जंक्शन पॉइंट पे आप आराम से केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, वैलिड है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ये चार्ज का एक्युमुलेशन होता है QJ, इसका वैल्यू बहुत कम होता है। अब आप बोलोगे क्यों, तो क्योंकि इसमें मल्टीपल है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, समझ रहे हैं ना, बहुत छोटा वैल्यू है। इसके कारण जो चार्ज का एक्युमुलेशन होता है जंक्शन पॉइंट पे, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे पास एक ही कंडक्टर हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कॉपर है और मैंने इस कॉपर को लेके रखा और इसके साथ
सेम मटेरियल कॉपर को ही ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अप्लाई करेंगे बैटरी, और इस सर्किट में कांस्टेंट करंट I फ्लो करे, तो क्या इस केस में इस जंक्शन पॉइंट पे चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा, QJ का वैल्यू 0 होगा। कोई पूछेगा कारण, तो आप बताना कि अगर इसका रेजिस्टिविटी रो है तो इसका भी रो है। जब रेजिस्टिविटी सेम हो गया तो हम लोगों ने देखा है कि ओम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर यहाँ E होगा तो इसमें भी E होगा, है ना। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथ को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा था। अब दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है तो चार्ज एक्यूमुलेट क्यों करे? इसी कारण यहाँ पे किसी भी टाइप का चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज एक्यूमुलेशन क्या होगा? 0, अगर सेम टाइप का मटेरियल है तब। ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है। क्लियर हुआ? अगला जो पॉइंट है जिससे आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक ही टाइप का कंडक्टर हो, मान लीजिए कॉपर ही है या आयरन ही है, और हम उसे लेकर बेंड कर देते हैं, तो क्या सर इस कंडक्टर के बेंडिंग के बाद चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा? तो आप बोलोगे होगा। क्यों होगा? कि जैसे ही आप बेंड करोगे और इसमें करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगा, तो करंट जैसे जैसे बेंडिंग होगी उसके हिसाब से करंट को भी एडजस्ट करके बेंड होना पड़ेगा। और यह बेंडिंग कौन कराएगा? तो यह बेंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कराता है चार्ज के ऊपर पुश करके। उस कारण से इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। और यह एक्यूमुलेशन इस तरीके से होता है कि जैसे इसके अंदर करंट का फ्लो हो, वह इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में आकर अपने डायरेक्शन को भी इस बेंडिंग के हिसाब से बेंड कर ले। है ना क्लियर कट बात? इतना आपको बात समझ में आ गई? टोटल अपना कंसेप्ट यही था। इन सारे कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, आप इसे नोट करिए। दोस्तों अपना नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे रिलेटेड और 2 कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो इस कंसेप्ट को जितना बारीकी से और अच्छे से आप समझिएगा, अगला उतना ही आपको इजी लगेगा। ऐसे जितना मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको सब इजी ही लग रहे होंगे और है भी इजी, केवल एक बार आपको प्रॉपर पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए देखिए, हेडिंग है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विथ वैरिंग क्रॉस सेक्शन। इस स्टेटमेंट को भी लिख के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इसी को बोला जाता है अगर क्रॉस सेक्शन वैरी करता है किसी भी कंडक्टर का तो मेटालिक फ्रस्टम या टेपर्ड कंडक्टर। इन तीनों में से कोई भी नाम आए, मतलब सेम है। और मतलब क्या है, अगर डिटेल से आपको जानना है इसके कंडीशन को कि किस कंडीशन में जो अपना रिजल्ट हम लोग काम करने जा रहे हैं वह मिलता है, तो उसी रिजल्ट को आईआईटी ने 2022 में पूछा भी है। तो आप इस रिजल्ट को करने के पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लीजिए, ताकि उसकी जितनी भी कंडीशन है जिसके अंदर यह रिजल्ट निकल के आता है वह आपके सामने क्लियर हो जाए। फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ अपन को लेना है L। तो हम यहाँ एक एंड से दूसरे एंड का लेंथ मान लेते हैं अपना L है। हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन,
दिख भी रहा है, जो भी क्रॉस सेक्शन है सबके सब सर्कुलर है। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज लिनियरली, आपको दिख रहा होगा यहाँ का रेडियस कुछ और है, आगे जब बढ़ोगे रेडियस और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और यह वेरिएशन कैसा है, लिनियर है। फ्रॉम ए टू बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रो, जो भी इस मटेरियल का यूज किया गया है इस वायरिंग क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर को बनाने के लिए, उसका रेजिस्टिविटी हमने माना रो, जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में। आगे बोल रहा है एज्यूमिंग बी माइनस ए इज मच मच लेस देन एल, इसका मतलब ही आपको सेंस करना है, मैं अभी आपको समझाता हूं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, तो इस कंडक्टर का हमें रेजिस्टेंस बताना है। देखिए पहली बात कि हम मान रहे हैं कि करंट का फ्लो इधर से हो रहा है आई, ठीक है, और इधर निकल जाएगी। हमें बताना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, मतलब एल ये कांस्टेंट रहेगा। रो मटेरियल का प्रॉपर्टी है और ए क्रॉस सेक्शन है जो गिवन कंडक्टर है, लेकिन इस कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन ही वेरी कर रहा है, मतलब अपना ए जो है यह वेरिंग है, ये क्या है, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है ना। अब इस केस में पूरे फिजिक्स में जहां भी हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेरी करती है वहां पे हम कंसेप्ट यूज करते हैं एलिमेंट का, डिफरेंशियल एलिमेंट का। क्यों डिफरेंशियल एलिमेंट इतना हम छोटा मानते हैं कि उतने छोटे से लेंथ में ना ही कोई लेंथ वेरी कर ही नहीं सकता, मतलब कोई भी लेंथ वेरी नहीं करेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे तो वो भी नहीं वेरी करेगा। आइए हम करके देखते हैं। जैसे मुझे पता है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, दिख भी रहा है डायग्राम से, तो मैंने क्या किया, इसके सेंटर से x दूरी पे जाके और एक मैंने छोटा सा डिस्क कट कर लिया, और इस डिस्क का थिकनेस कितना रखा मैं, तो बहुत कम, कितना dx। इस डिस्क का थिकनेस कितना है, यहां देखिए और यहां देखिए, यह थिकनेस कितना है dx, ये वाला। अब dx कहने का मतलब क्या, एलिमेंटल थिकनेस है। कितना थिकनेस है, तो कोई मैं मुझसे पूछेगा तो हम बताएंगे कि केवल अपने IQ से बोल सकते हैं कि बहुत पतला, बहुत पतला। कितना पतला, आप जितना पतला काट सकते हो उससे भी करोड़ों लाखों अरबों गुना पतला, ये केवल एक इमेजिनेशन है। ओके, अब इस dx लेंथ में जो वेरिएशन की बात करेंगे वो होगा ही नहीं। कहने का मतलब कि अगर हमसे यहाँ कोई पूछे कि आप रेडियस बताइए इस डिस्क का, जो एलिमेंटल डिस्क है, तो मैं इस एलिमेंटल डिस्क का रेडियस यहाँ पे दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर कर दिखे, स्मॉल r है। तो कहने का मतलब कि इस एंड से dx दूरी चलोगे तो ये जब टेपर्ड सेक्शन है तो आप बोल सकते हो ना कि एरिया में थोड़ा बहुत कुछ तो वेरिएशन होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि यह वेरिएशन जैसे ही एलिमेंटल सेक्शन पे बात करते हैं हम मान लेते हैं कि नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट है। ओके, अब इस छोटे से एलिमेंटल डिस्क के लिए अगर हमें रेजिस्टेंस लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा dr। क्यों, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी एलिमेंटल लेवल पे ही होगा, और इस dr का वैल्यू कितना होगा, तो रो जो इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी है
वो कहीं भी आप कंसीडर कीजिएगा एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या है, लेंथ एल, तो एल लेंथ कितना है करंट के दिशा में, इस छोटे से एलिमेंट की बात करोगे तो dx, जो इसका ये थिकनेस है यहां से यहां, dx अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जब रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर, है ना। ये अपना एलिमेंटल डिस्क का एलिमेंटल रेजिस्टेंस हो गया, है ना। अब अगर अगला डिस्क देखोगे तो इसी के सब कुछ अगला, इसके अगला लेंथ में कट करोगे तो देखोगे कि इसका एंड इसके एंड से कनेक्टेड है, इसका एंड इससे कनेक्टेड है। मतलब ऐसे हो गया, ये मान लीजिए एक डिस्क है, उससे ये डिस्क, ये डिस्क, ये डिस्क, और आप करंट ऐसे फ्लो करा रहे हो तो सबसे सेम जाएगा। तो ये सारे डिस्क किस में हो जाएंगे, सीरीज में, है ना। इसका मतलब कि जो ये छोटा सा डिस्क बना, ऐसा ही डिस्क छोटे 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 बहुत सारे बनेंगे, उन सबको ऐड कर दिया जाए। कहां से, तो इस एंड से लेके इस एंड तक, तो अपना टोटल ये जो टेपर्ड कंडक्टर है वो कवर हो जाएगा और उसका नेट रेजिस्टेंस हमारे सामने हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मतलब अब हमें इंटीग्रेशन के तरफ आगे बढ़ना है। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इन टोटल छोटे एलिमेंट को हमें जोड़ देता है, ऐड कर देता है ना। लेकिन उसके पहले हमें यह आर चाहिए, उसके लिए क्या यूज करते हैं, देखिए हमने क्या किया कि हमने यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर ली इस पे, है ना। तो आप देखोगे कि यह जो रेडियस था बी, उसमें यहां से यहां तक का लेंथ कितना मिलेगा आपको, तो सर ये टोटल लेंथ था बी और यह लेंथ है किसके इक्वल, ए के। तो पूरे बी में से ए घटा लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा बी माइनस, है ना। उसी तरीका से अगर मैं बोलूं कि यह लेंथ बताइए यहां से लेके यहां तक यह लेंथ, तो टोटल बोलोगे सर स्मॉल आर था, उसमें से यह ए चला गया तो यह लेंथ बच जाएगा, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, ये वाला लेंथ, ये कितना बच जाएगा सर, यह बच जाएगा अपना स्मॉल आर माइनस ए। अब आप देखिए जो यह ट्रेंगल है, मेरा देखिए ट्रेंगल ये यह ट्रेंगल और ये बड़ा वाला ट्रेंगल यूं है, दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे यह एंगल दोनों के लिए सेम है, ये 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री है, और जितना एंगल यह होगा उतना ही एंगल यह होगा क्योंकि सेम लाइन जा रहा है। तो यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं, या आप अगर ट्रिगोनोमेट्री आता है तो अगर आप इसे थीटा एंगल मान लोगे तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पे tan थीटा के लिए लिख लीजिए, रिजल्ट को आपके सामने लिखते हैं सर, tan थीटा अप्लाई कर लीजिए तो आप देखोगे कि tan थीटा इक्वल टू, अगर ये थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला लेंथ होता है ना एंगल के सामने, कितना r माइनस ए अपॉन बेस कितना है, यहां से लेकर इसकी दूरी, और यह दूरी कितना है, हम लोग x माने, x दूरी पे जाके एलिमेंटल लेंथ dx कट किए थे, या x लिखना मैं मिस कर गया था, बोल दिया था लेकिन लिखा नहीं था, तो ये कितना हो जाएगा x। और यही अब बड़े ट्रायंगल में बात करें तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन ये टोटल बेस, तो कितना हो जाएगा b माइनस ए अपॉन ये टोटल लेंथ कितना है l के इक्वल है। अब इन दोनों का हेल्प से हम लोग स्मॉल r पता कर लेते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो स्मॉल r माइनस ए इक्वल टू b माइनस ए अपॉन l इंटू एक्स। तो स्मॉल r मुझे चाहिए क्या हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स, ये अपना क्या हो गया स्मॉल r। अब हम dr का वैल्यू इजीली लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा dr जी, सर dr इक्वल टू रो dx अपॉन
पाई और आर का वैल्यू लिखते हैं ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स और इस टोटल का होल स्क्वायर। है ना ये जी? क्लियर हुआ? अब अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करें? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टेपर्ड कंडक्टर कैपिटल आर इक्वल टू, इंटीग्रेट कर लीजिए डी आर, सारे छोटे एलिमेंट को जोड़ लीजिए। और हमें पता है जब बहुत छोटे सब रेजिस्टेंस डी आर डी आर डी आर डी आर है तो सबको सीरीज में क्या होता है? एडिशन। और जब एडिशन करेंगे इसलिए हमने अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन। और इस आर का वैल्यू क्या लिखोगे? आर इक्वल टू डी आर कितना है? रो डी एक्स अपॉन पाई इंटू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स होल स्क्वायर। अब हमें टोटल टेपर्ड कंडक्टर को कवर करना है तो एक्स का वैल्यू अगर 0 रख दें, एक्स 0 हो जाए, मतलब ये जहां से स्टार्ट हुआ है कंडक्टर का इनिशियल पॉइंट मिल जाएगा, तो x इक्वल टू 0 रखें। और यहां से x बढ़ते 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 कहां चला है? l लेंथ, तो टोटल टेपर कवर्ड हो जाएगा, तो हम ले लेंगे l लेंथ, तो अपना लिमिट भी हो गया। अब हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n dx इक्वल टू क्या होता है? x टू द पावर ऑफ n और एक बढ़ा देंगे जितना पावर होगा डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो यहाँ दिख रहा है स्क्वायर है, तो हम इसे ऊपर लेके चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं। मैं क्वेश्चन देखिए, r इक्वल टू रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, रो अपॉन पाई, इंटीग्रेशन साइन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l और ये ऊपर ले जाइए तो a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स टू दी पावर -2 और यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर था dx तो हमने लिख दिया dx। अब पावर लॉ अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स टू दी पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। और एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर इंटीग्रेशन में जो अपना वेरिएबल है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसका लग जाता है डिवीजन, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बी माइनस ए अपॉन एल। अगर यही डिफरेंशिएशन होता तो उसमें हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? और इसका टोटल लिमिट कितना है? टोटल लिमिट है 0 टू l। हमें यहाँ पे सब कुछ ब्रैकेट देना चाहिए था, यह वाला, है ना? ठीक है, आगे देखिए। अब अगर इसे सॉल्व करें तो हमारा यहाँ पे मिस हो गया है रो अपॉन पाई। अब इसे फाइनली सॉल्व करें तो रो अपॉन पाई इनटू एल ऊपर चला जाएगा एल और नीचे आ जाएगा बी माइनस ए, है ना? इधर आइए, -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस। अगला बात -2 प्लस 1 तो -1, तो x टू दी पावर ऑफ -1 तो उसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन एक्स, तो हम इसे लिखते हैं 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स और लिमिट क्या है 0 टू l। अब रख दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब रखेंगे तो क्या मिलेगा? रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए, अपर लिमिट रखिए तो -1 अपॉन
ये कितना हो जाएगा ए प्लस यहाँ b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स की जगह पे एल, ये हो गया अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट रखिएगा 0 तो इसमें रखेंगे तो -1 अपॉन, यहां जैसे 0 रखिएगा टोटल को 0 कर देगा, आ जाएगा ए, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए इंटू एल, और यह एल कैंसिल, ए प्लस बी माइनस ए, तो ये माइनस ए और ये प्लस ए कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, तो मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूं। क्या बचा -1 अपॉन बी, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 अपॉन ए। तो फाइनली अपना आ गया रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए, और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं a इंटू बी, तो b गया तो क्या बचेगा -a, और यहाँ a गया तो +b। तो देखिए तो क्या मेरे सामने आया, रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए अपॉन ए बी, यहां से b माइनस ए कैंसिल, क्या हो गया रो एल अपॉन पाई इंटू ए बी, है ना। मतलब टेपर्ड कंडक्टर का या वैरिंग क्रॉस सेक्शनल का जो कंडक्टर है उसका टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा रो एल अपॉन पाई इंटू ए बी। आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। देखिए रो तो फॉर्मूला में होता ही है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए में रो तो होता ही है, एल करंट के डायरेक्शन में जो लेंथ होता है, तो ऑलरेडी करंट ऐसे जा रहा था, इसी डायरेक्शन में लेंथ अपना एल है, तो यह एल भी है, अपॉन ए नीचे क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एरिया ऑफ बोथ द एंड ऑफ टेपर्ड कंडक्टर। यहाँ पे जो एरिया होगा टेपर्ड कंडक्टर का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का, उसका ज्योमेट्रिकल मीन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एंड ऑफ टेपर्ड कंडक्टर, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एरिया ऑफ एंड ऑफ टेपर्ड कंडक्टर, है ना। जब आप लीजिएगा तो क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर रूट ऑफ, इसका एरिया लिखिए पाई ए स्क्वायर इंटू दूसरे एंड का लिखिए पाई बी स्क्वायर। तो 2 पाई में से 1 पाई बाहर, 2 ए में से 1 ए बाहर, और 2 बी में से 1 बी बाहर, कितना आ गया पाई ए बी, वही तो यहाँ पे है। तो हम लिखेंगे इसको सिंपल ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एरिया, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एरिया ऑफ बोथ द एंड ऑफ टेपर्ड कंडक्टर। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एरिया मैं लिख दे रहा हूं ऑफ बोथ एंड ऑफ टेपर्ड कंडक्टर। इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, काफी इजी है, आप नोट करिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई की थी। यह भी क्वेश्चन IIT 2019 में पूछा हुआ है, लेकिन यह पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और हम लोग थ्योरी का हेडिंग क्या देंगे, रेजिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेंट्रिक मेटल सेल्स। हमारे पास 2 कंसेंट्रिक मेटल सेल्स हैं, एक अपना ये मेटल है जिसका रेडियस a है,
और इससे कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम रखते हुए एक आउटर हमने सेल बनाया जिसका रेडियस b है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें हमने मटेरियल फिलअप कर रखा है जिसकी रजिस्टिविटी क्या है, अपना रो है। क्या है जी, इधर जो मटेरियल हमने फिल कर रखा है इसकी रजिस्टिविटी क्या है, रो है। तो हमें बताना है कि अगर इसमें करंट का फ्लो रेडियल हो, करंट ऐसे रेडियली जाए तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा इस सिस्टम का, ऐसे करंट का फ्लो है। ठीक है, तो हम एक यहां पे अपना टर्मिनल पकड़ते हैं x और दूसरा टर्मिनल है y। एक्स वाई टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा रेजिस्टेंस होगा RXY उसे बताना है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको डाटा स्पष्ट हो जाए। स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A एंड B, जहां पे B इज ग्रेटर देन A दिख भी रहा है, इज फिल्ड विथ अ मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स विल बी। अब ये दो स्फीयर्स के जो R और X के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होगा आपको बताना है। अब जब हमारा करंट रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपना रेडियस वेरी करेगा। तो जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए में, तो इसमें अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल रहा है। तो क्या कंसेप्ट यूज करें, वही बात रिपीट कर लेंगे कि सर जब वेरी कर रहा है तो हम लोग एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट के लिए डाटा कांस्टेंट हो जाएगा और फिर देखेंगे कि क्या सीरीज में ऐड हो रहे हैं टोटल एलिमेंट या पैरेलल में। अगर सीरीज में होंगे तो डायरेक्ट जो एलिमेंटल रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर इंटीग्रेशन कर लेंगे, अगर पैरेलल में होगा तो 1/r इक्विवेलेंट निकाल के तब उसके ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया कि यहां से x डिस्टेंस जाकर एक एलिमेंटल सेल कट कर लिया, x डिस्टेंस जाकर एक एलिमेंटल सेल कट कर लिए, देखिए ये, और इसका थिकनेस कितना रखा dx, कितना dx थिकनेस का ये हमने सेल कट कर लिया। इसका थिकनेस कितना हो गया dx, dx क्या है बहुत पतला, कितना केवल हम अपने IQ से पकड़ सकते हैं। सर इसके अगला अगर हम सेल कट करें तो क्या होगा, ऐसे कट करोगे और देखोगे कि सेम करंट आई पास कर रहा है, मतलब ये सारे सेल इन टू इन कनेक्टेड हो रहे हैं, मतलब ये सारे रेजिस्टेंस, एक सेल मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस, अगला सेल मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस, अगला सेल मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस, और सबके थ्रू करंट सेम है, मतलब सबके सब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं। और अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सिंपल इनके रेजिस्टेंस का हम लोग सम कर देते हैं, हो गया काम। तो आइए अब हम लोग कंसेप्ट को रखते हैं और इसके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको करते हैं। ये अपना एलिमेंटल सेल है और इसका रेजिस्टेंस dr अगर लिखना होगा तो रो इंटू एल, एल जो करंट के दिशा में कितना है, जो इसका थिकनेस है dx अपॉन एरिया। तो एरिया क्या बनेगा, ये अपना स्फेरिकल एलिमेंटल सेल है और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई, जो भी इसका रेडियस होता है कितना है x, तो x स्क्वायर। क्लियर। अब हमें चाहिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फीयर्स।
तो हम लिख रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस ये R इज इक्वल टू, अब सबके सब सीरीज में है तो इनको सिंपल ऐड कर देना है, तो हमने ऐड कर दिया इंटीग्रेशन के थ्रू। अब dr को लिखिए रो dx अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर, अब x का अपर लिमिट x का लोअर लिमिट, x का वैल्यू जब a रखेंगे तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, जो मटेरियल हम लोग फिल किए हैं, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए a, दिख रहा है ना, इनर रेडियस कितना है a, तो x का वैल्यू a रखेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा जहां से हमको मटेरियल फिलअप किया गया है, और रेजिस्टेंस टोटल ये कैलकुलेट करनी है, और कहां तक जाएगा आउटर सरफेस तक, और आउटर सरफेस जब लेंगे तो x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा b, अपर लिमिट हो गया b। अब सिंपल अपना इंटीग्रेशन है, तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो कांस्टेंट है बाहर, 4 पाई कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर a टू b, तो रो अपॉन 4 पाई, फिर वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n dx क्या होता है x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसको यूज करिए तो ये चला जाएगा x टू द पावर ऑफ -2 dx a टू b। अगर इसमें हम रो अपॉन 4 पाई इनटू अगर इंटीग्रेट करते हैं तो x टू द पावर ऑफ -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 a टू b, कितना हो जाएगा रो अपॉन 4 पाई, ये -1 बचेगा तो माइनस लिखते हैं, और ये x टू द पावर ऑफ -1 होगा तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x a टू b। अब रखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखने के बाद क्या होगा रो अपॉन 4 पाई इंटू -1 अपॉन एक्स के पास रख दी हमने b, तो -1 अपॉन b माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए a, तो -1 अपॉन a। अब हमारे पास यहाँ स्पेस है तो इसको यूज करते हैं, तो हमारा आ गया R इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई इंटू एलसीएम ले लेते हैं, पहले एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन ए लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पहले 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अब एलसीएम ले लीजिए, आपको अगर सुविधा हो इस फॉर्म में याद करना तो इसे याद कर लीजिए, नहीं तो और भी हम इजी करके आपको बता रहे हैं। इसको देखिए रो अपॉन 4 पाई, और जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा a इंटू बी, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा b, और यहाँ पे जब b डिवाइड करेंगे तो बचेगा a, है ना। तो आया कितना अपना R इक्वल टू रो इंटू बी माइनस ए, एक्चुअली में ये क्या है b माइनस ए, लेंथ है, यहाँ पे ये b है टोटल, इसमें से a घटा दीजिए तो आपका यह लेंथ आया जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है ना। तो रो l क्या होता है लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तो यहाँ पे इस केस में b माइनस ए क्या है लेंथ है आपके कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर का, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो रो l हो गया अपॉन यहाँ पे एरिया क्या है तो 4 पाई a इंटू बी, एक्चुअली में ये क्या है ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एरिया, कौन सा एरिया इनर और आउटर, देख लीजिए ज्योमेट्रिक मीन लगा, इनर एरिया क्या लिखिएगा 4 पाई a स्क्वायर, और आउटर एरिया क्या लिखिएगा 4 पाई b स्क्वायर। अब दो 4 पाई है तो एक को बाहर निकाल लीजिए, 2a है तो एक को बाहर निकाल लीजिए, फिर 2b है तो एक को बाहर निकाल लीजिए। तो पिछला जो रिजल्ट था आपने लिखा था R इक्वल टू रो l अपॉन पाई इंटू ए बी, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल मीन जो एरिया के ले रहे थे वो पाई इंटू ए बी आ रहा था। इस बार
अपना कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स रहेगा तो उस केस में ज्योमेट्रिकल मीन एरिया कितना मिलेगा इनर और आउटर सरफेस का 4 पाई इंटू ए बी। तो आप इस रूप में याद रख सकते हैं रो इंटू लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एरिया 4 पाई इंटू ए बी। आप देखिए अगर इस रिजल्ट को देखें तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमने यहाँ ही छोड़ रखा है। तो रो अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी कहाँ है, रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो ऑप्शन बी जो है अपना राइट है ना। चलिए अब आप इसे नोट करिए, इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। दोस्तों अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये भी आईआईटी 2020 में पूछा गया है, लेकिन ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो हम लोग थ्योरी का जो हेडिंग लिए हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिक सिलिंड्रिकल सेल। मतलब हमारे पास थिक सिलिंड्रिकल सेल है और उस सिलिंड्रिकल सेल का रेजिस्टेंस बताना है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका स्टेटमेंट आपके सामने है। जिसको रिजल्ट याद होगा वो तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेगा, आंसर मार के चला जाएगा। इसलिए जो भी आज इस लेक्चर में हमने 5 कंसेप्ट आपके सामने डिटेल किए हैं, उन सभी 5 रिजल्ट का जो फाइनल रिजल्ट आया है, जो फॉर्मूला आया है आपके सामने, उसे आपको हमेशा के लिए रिमेंबर करके रखना है। एक बार क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं। मॉडल अ टॉर्च बैटरी ऑफ लेंथ एल। एक अपना ये बैटरी बनाया है जिसका लेंथ एल है। टू बी मेड ऑफ अ थिन सिलिंड्रिकल बार ऑफ रेडियस ए। एक थिन सिलिंड्रिकल बार लिया है जिससे बैटरी को बनाया गया है और इसका रेडियस रखे हैं हम लोग स्मॉल ए। एंड अ कंसेंट्रिक थिन सिलिंड्रिकल सेल, और एक कंसेंट्रिक थिन सिलिंड्रिकल सेल रखा है और इसका रेडियस कितना बोला है बी। फिल इन बिटवीन विथ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ रेजिस्टिविटी रो। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट फिल अप किया गया है उसका रेजिस्टिविटी कितना है, रो है। मैंने रो आपको दिखा दिया है। इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर। अब इस बैटरी को हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट करते हैं तो हमें बताना है द मैक्सिमम जूल हीटिंग इन आर। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम कितना हीट डेसिपेट होगा, ये मुझे निकालना है। उसी को बताए थे जूल ने कि कैसे हीट का लॉस होता है, जिनके नाम के ऊपर रखे हैं जूल हीटिंग इफेक्ट विल टेक प्लेस फॉर। तो बताइए आप कि मैक्सिमम कितना जूल हीटिंग इफेक्ट हो पाएगा। तो एक हम लोग आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि किस केस में कोई बैटरी मैक्सिमम एनर्जी को डेसिपेट करता है रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस लगा दे तब। अभी तो जो मैं बोल रहा हूं उसे मान लीजिए और फिर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपना केवल एम है कि अगर यह सिलिंड्रिकल सेल है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा अगर करंट रेडियली फ्लो कर रहा है तब। मतलब यहाँ पे अपना एक इंड हो जाएगा x और दूसरा कहीं इधर है y, और करंट का फ्लो ऐसे रेडियल हो रहा है। उस केस में हमको बताना है कि कितना रेजिस्टेंस होगा। और यह जिस बच्चे को रिजल्ट पता होगा वो ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक छोटा सा थ्योरम याद रखना था, मैक्सिमम पावर थ्योरम। वह कहता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आपको एनर्जी का डेसिपेशन मैक्सिमम तब मिलेगा जब उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। इसका मतलब कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमम
पावर डेसिपेशन बताना है उसके लिए कितना आर का वैल्यू रखें, यही अपना कैलकुलेशन है। तो कैपिटल आर का वैल्यू आप इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल रखिए। इसका मतलब है कि फाइनली अगर इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे पता रहेगा तो हम डायरेक्ट इसमें से आंसर कर लेंगे। मैंने उस थ्योरम को यहाँ पे लिखा है ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए, 100% समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर थ्योरम, जूल हीटिंग विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा? व्हेन एक्सटर्नल लोड इज, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा जब कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू, उस समय मैक्सिमम एनर्जी का डेसिपेशन होगा। तो अपना फाइनली एम क्या हो गया कि सर फाइंड करिए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। फाइंड करना है, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, और यही अपना काम भी है ना। इस थ्योरी के हिसाब से यही निकालना था और इसी थ्योरी के ऊपर यह न्यूमेरिकल IIT 2020 में पूछा भी गया है। अब जैसे हम निकालने चलेंगे करंट के दिशा में, जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि इस सिलिंड्रिकल जो कि इस कंसेंट्रिक एक्सिस से आगे बढ़ेंगे तो सबका जो ये रेडियस है वो अलग अलग होगा। मतलब जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, इसमें फिर ए वेरी करने लगा। यहाँ पे लेंगे तो कुछ और R होगा तो एरिया हम कुछ अलग लिखेंगे, इधर और R होगा तो एरिया कुछ और होगा, अलग अलग होगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं? सिंपल सा एलिमेंटल मेथड। क्या करेंगे? हम इस एक्सिस से x दूरी पे जाकर एक हम लोग सिलिंड्रिकल सेल कट कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ कितने थिकनेस का, तो ये अपना थिकनेस में बना रहा हूं dx थिकनेस का। हमने dx थिकनेस का एक सेल आराम से कट कर लिया और ये कैसा सेल है? एलिमेंटल सेल है। ये अपना एलिमेंटल सेल है ना। थिकनेस कितना है? dx। एक साइड का मैं दिखा रहा हूं, यह थिकनेस कितना है? dx। x दूरी पे जाके हमने एलिमेंटल सेल कट कर लिया और इसका रेजिस्टेंस अपन को लिखना आता है। क्या लिखेंगे सर? dr इक्वल टू रो इंटू एल। करंट के दिशा में लेंथ कितना है? जितना अपना थिकनेस है dx अपॉन एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? तो पूरा जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितना होगा? 2 पाई r, और r का काम करेगा यह x, तो लिखेंगे 2 पाई x, पूरा सरकमफ्रेंस हो गया। और ऐसा पूरा पीस 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 कहां से कहां तक? पूरे लेंथ ले लें l तक, तो आ जाएगा 2 पाई r, ये पूरा 2 पाई r और पूरे लेंथ ले लिया हमने, ये वाला लेंथ और पूरा। तो पूरा अपना जो सिलिंड्रिकल सेल है उसका हमने एरिया कवर कर लिया। अब अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस पता करना है R, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट dr। अब देखेंगे क्यों कर रहे हैं आप dr? क्योंकि अगला जो सेल होगा वो करंट उससे भी I ही पास करेगा, चाहे कितना भी आप कट करो, पतले 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 पतले, तो सबसे करंट सेम। इसका मतलब ये सारा सेल जो बनेगा सिलिंड्रिकल वो सब किस में कनेक्टेड होंगे? सीरीज में। और सीरीज में रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है? सम। तो वही तो हम सम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एलिमेंटल सेक्शन है इसलिए इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं ताकि टोटल कंटिन्यूअस एडिशन हो जाए। अब अगर इस R का वैल्यू रखा जाए, R इक्वल टू, तो dr का वैल्यू रखिए पहले, रो dx अपॉन 2 पाई x इंटू एल, है ना।
अब x का लिमिट पहले रख लेते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट और यहाँ पे हो जाएगा लोअर लिमिट। तो अगर x का वैल्यू आप यहाँ से चल के यहाँ तक आओगे तो आपका सिलिंड्रिकल का इनर सेल कवर हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होगा x का a, और आउटर सरफेस को पकड़ने के लिए सेल का इनर, तो आप सरफेस पकड़ लिए, और आउटर सेल को पकड़ने के लिए x का वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आना पड़ेगा, b तक। तो ये हो गया b। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, रो अपॉन 2 पाई एल कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर रहा dx अपॉन x a टू b, और हमें पहले से पता है कि 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log ऑफ x टू द बेस e, ये सबको पता होगा, है ना। तो अगर इस रिजल्ट का यूज करें तो अपना आ जाएगा रो अपॉन 2 पाई एल, और ये ln log टू द बेस e बोलिए या ln बोलिए, बात क्या होता है सेम। और इसे हम कैसे लिख सकते थे, ln x, ठीक है। तो आप ln क्या लिखिएगा x, और लिमिट हो जाएगा a टू b। अब रखिए अपर लिमिट रो अपॉन 2 पाई एल इंटू ln, अपर लिमिट रखेंगे b माइनस ln a, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। इस फॉर्मूले को यूज करें, यहां देखिए log का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर होता है log x माइनस log y, तो क्या लिखते हैं, log x अपॉन y। यह रिजल्ट हमें पता है, इसका यूटिलाइज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, रो अपॉन 2 पाई एल इंटू ln b बाई a। तो फाइनल अपना रिजल्ट क्या गया कि सर थिक सिलिंड्रिकल सेल का रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल टू रो अपॉन, फाइनल देखिए 2 पाई एल इंटू ln b बाई a। इस रिजल्ट को एकदम आपको याद रखना है, आप जैसे भी रखिए, ये आपका ड्यूटी है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को देखिए तो कौन सा ऑप्शन राइट है, R इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल इंटू ln b बाई a। बाकी इसमें तो पाई एल है, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी पाई एल है, ये भी नहीं होगा, यहाँ 2 पाई एल है लेकिन ln गायब कर दिया तो इसलिए ये नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पांचों रिजल्ट आपको एकदम अपने टिप पे रखने हैं, बाय हुक एंड क्रूक, नोट करिए।